तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति और लास्ट वाला जो लेक्चर है हमने देखा फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा जानकारी देखी। क्या क्रांति क्या होती है, फ्रांसीसी क्रांति क्या होती है। तो देखिए, यूरोप में जो फ्रांस है, एक बार आप जो यूरोपियन महाद्वीप है उसमें फ्रांस इस जगह पे, ये फ्रांस है, ये वाला फ्रांस है और क्रांति इस जगह पे हुई थी। ये फ्रांस है, ठीक है। इसके ऊपर बेल्जियम आ जाता है, ये इधर देखिए, इधर ये ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, इधर इंग्लैंड, इसके नीचे स्पेन आ जाता है और ये पुर्तगाल है। तो थोड़ा आप याद रखना। और ये इधर ये इटली वाला एरिया है जो अभी तक आपने इस टाइम तक क्या नहीं हुआ था, इसका एकीकरण नहीं हुआ था। तो ये आप याद रखना कि फ्रांस किस जगह पे, इस जगह पे ये ऑस्ट्रेलियन एम्पायर आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला। इसके ऊपर ये जर्मनी वाला एरिया आता है, ये वाला जर्मनी वाला एरिया है, पर्शिया वगैरह, ये जर्मनी, ये ऊपर डेनमार्क आ जाता है, ये स्वीडन आ जाता है और ये नॉर्वे आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए, हमने लास्ट में देख लिया था, अब देखेंगे अपन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस का जो समाज था उसके बारे में जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फ्रांस का जो समाज था वो किस प्रकार 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 स्टेट में ये बटा हुआ था। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी। और हमने ये भी देखा कि जो फ्रांस का शासन है 1774 में फ्रांस का नया शासक बनता है, जैसे लुई 16 नाम का जो नया शासक बनता है, ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था, बुर्बो राजवंश से संबंधित था और ये राजगद्दी पर बैठता है। जब ये 20 वर्ष का था तो इसकी जो शादी है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हो जाती है। देखिए, हमने देखा लास्ट टाइम पे देखा था, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर था। यहाँ की जो राजकुमारी थी मेरी से इसकी शादी हो जाती है, ठीक है। कहाँ की? फ्रांस का जो राजकुमार था, फ्रांस का जो राजा था लुई 16 से इसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और देखो, जो मेरी थी ये एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा की पुत्री थी, तो इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जो दैनिक जीवन या जो कॉमन पीपल जो होते थे उनके जीवन का ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट, ये याद रखना है आपको, नाम याद रखना है, मेरी एंतोइनेट। राज्यारोहण के समय उसके राजकोष खाली पाया। देखो, जब इसका राज्यारोहण हुआ था, राज्यारोहण के समय यहाँ का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली था, ठीक है। खाली होने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे, एक बार अपन देखते हैं क्या क्या कारण जिम्मेदार थे। एक तो जो फ्रांस का लंबे समय तक युद्धों में उलझे रहना, ठीक है, जो फ्रांस था वो लंबे समय से ब्रिटेन से युद्ध कर रहा था, चाहे वो सप्तवर्षीय युद्ध हो, सप्तवर्षीय युद्ध, इसमें लगातार 7 वर्षों तक ये ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था। इसके अलावा आप और देखिए, जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ हैं, अमेरिका की 13 कॉलोनियों को आज़ाद कराने में सहयोग करना, ठीक है।
एक तो फ्रांस का जो लंबे समय तक युद्धों में उलझे रहना, दूसरा अमेरिका का जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उनको आज़ाद करवाने में इसका योगदान। इसके अलावा आगे देखते हैं अपन जो वर्साई के जो महल थे, वर्साई के महल जो वर्साई के महल थे वहाँ पर राजा बहुत ही आलीशान महल थे। ये देखिए आप, ये वर्साई का महल है। आप देख सकते हो किस प्रकार से कितना आलीशान महल है ये। यहाँ पर बहुत सारे जो कर्मचारी थे, जो नौकर वगैरह थे, जो नौकर थे उनको यहाँ पे रख रखा था। और बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा यहाँ पर राज दरबार वगैरह पे ये खूब खर्चा करते थे। और राजा जो आलीशान तरीके से बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे रहते थे। देखिए ये महल है, वर्साई का महल है, वर्साई का महल, वर्साई का महल, ये वर्साई का महल है। और यहाँ पर राजा बहुत, ये पेरिस से कुछ दूरी पर है, ठीक है, पेरिस में नहीं था ये, पेरिस से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर ये महल था, वर्साई का महल का महल। देखो और अंदर से देखिए इसको कितना, अंदर से ये कितना आलीशान था। कहाँ गया, अभी मिल जाएगा वो, अब मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वर्साई का महल था, बिल्कुल इतना आलीशान महल था। तो इसका बहुत ज़्यादा खर्च आता है यहाँ पे। अब आगे देखिए, वर्साई के महल का बहुत ज़्यादा खर्चा होना, ये भी एक तरीके से जो आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण में ये सब आते हैं। आर्थिक कारण में हमने लास्ट टाइम पे आर्थिक कारण नहीं देखे थे। और इसके अलावा देखिए अब आगे क्या होता है। अटक गया यार, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस की जो वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे, बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। जो वर्साई थे, वर्साई के महल मैंने आपको बताया, विशाल महल और राज दरबार की जो शान शौकत थी उसको बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका की जो 13 उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों के विरुद्ध या ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता की थी, ठीक है। देखो ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा से दुश्मन रहे हैं। अब क्या है कि जो अमेरिका है, 1776 में आपने देखा होगा कि अमेरिका की क्रांति हुई थी, उसमें फ्रांस के द्वारा इनको आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी उनको आज़ाद कराने में बहुत योगदान इनका रहा था। आगे देखिए अब इसके अलावा इस युद्ध के चलते फ्रांस को पर 10 अरब लिवरे वहाँ की करेंसी थी, वहाँ का जो करेंसी थी वो लिवरे थी, ठीक है। तो लगभग 10 अरब से अधिक का कर्ज इस पे पड़ गया था। पहले ही से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लग गए। अब देखो पहले दो अरब लिवरे तो पहले ही था, अब 10 अरब लिवरे का और क्या हो गया, भार और चढ़ गया। इसके कारण अब जो जिसने राज्य को कर दिया था अब वो 10% ब्याज लेने लग जाते हैं। अब क्या होगा, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था। केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस का जो समाज था वो बटा हुआ था, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस का जो समाज था वो बटा हुआ था। एक बार फिर से अपन ओवरव्यू कर लेते हैं। जो फ्रांस का जो समाज था वो
3 एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम 3 एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम, द्वितीय, और तृतीय। 3 एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम जो एस्टेट था इसमें आपके पादरी वर्ग आता था, पादरी वर्ग। द्वितीय में आपके कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग में अपन देखें कि राजा के जो सामंत वगैरह थे, सामंत, और भी जो वहाँ पर राजा के वहाँ पर जो अधिकारी वगैरह होते थे वो कुलीन वर्ग में आते थे। तृतीय एस्टेट कॉमन पीपुल्स इसमें होते थे। बड़े, इसमें भी अलग अलग क्लास थी फिर उन लोगों की। जैसे आप देखते हैं बड़े वकील, बड़े ज़मींदार, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें मिडिल क्लास में आप कृषक आ जाएंगे, आपके किसान आ जाएंगे, और कुछ में जिनकी खुद की ज़मीनें होती थी वो, और लास्ट वाले में आ जाएंगे आपके जो लेबर, जिसके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी और जो दूसरे के यहाँ पर काम करते थे। ये थर्ड जो एस्टेट था उसमें भी इस प्रकार से डिवीज़न था इन लोगों का, ठीक है। तो और अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टैक्स देना होता था वो टैक्स केवल थर्ड एस्टेट ही देता था। तृतीय एस्टेट, थर्ड एस्टेट ही क्या देता था, टैक्स देता था। अब देखिए अब क्या होता है आगे। वर्गों में विभाजन फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का सामान्यतः प्रयोग 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। देखो ये इस प्रकार से फ्रांस का समाज डिवाइड था। फर्स्ट एस्टेट, पादरी वगैरह जो लोग थे, जो चर्च से संबंधित जो थे, जो चर्च से संबंधित, कुलीन वर्ग, राजा वगैरह, राजा, उसके मंत्री, ठीक है, ये लोग यहाँ पे आते थे। और थर्ड एस्टेट भी 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। देखिए अब इसमें बड़े व्यवसाय आ जाएंगे, व्यापारी आ जाएंगे, अदालती कर्मचारी, वकील आदि आ जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे आता है इसमें किसान और कारीगर इसमें आ जाएंगे। और जो जिनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी वो थे छोटे किसान और भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर। इस वर्ग की जो हालत थी वो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। इस तृतीय स्टेट में भी कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग अमीर थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन ने। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। देखिए जो पूरी आबादी थी ना उसका लगभग 90% तो वहाँ पर किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। देखिए जो लगभग 60% जो ज़मीन थी ना, 60% ज़मीन पे तो चर्च, लगभग 60% जो जनसंख्या थी, जो 60% जो ज़मीन थी, जो 60% ज़मीन थी वो कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेट में जो पादरी थे, पादरी, और सेकंड स्टेट के जो कुलीन थे, इन दोनों को कुछ जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे। कौन कौन से विशेषाधिकार थे? देखिए ये दोनों कर नहीं देते थे, ठीक है। कर कौन देता था? केवल तृतीय एस्टेट, ठीक है। केवल तृतीय एस्टेट ही कर देता था। इनमें से भी जो तृतीय एस्टेट है ये टाइप नामक कर तो किसको देता था? चर्च को देता था। और टाइल
जो कर था ये देता था राज्य को। ये उपज का 10% लिया जाता था, चर्च के द्वारा लिया जाता था ये कर। तो ये जो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट थे ये कर नहीं देते थे, कर से बिल्कुल मुक्त थे, और थर्ड एस्टेट कर देता था। ठीक है, देखिए पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को, दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर में छूट। ये दोनों जो एस्टेट थे ये बिल्कुल कर नहीं देते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे तथा किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि देने के लिए बाध्य थे। ये इनको बेगार होती थी, कोरबी जिसे कहते हैं, पर कोरबी या बेगार ये लोग करवाते थे इन लोगों से। बेगार इनको करना ही पड़ता था, और बेगार। ठीक है, ये याद रखना आप कि जो कौन कौन से वर्ग के द्वारा टैक्स नहीं दिया जाता था और केवल कौन टैक्स देता था, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखना। और ये जो बेगार करवाते थे, ये जो किसान अपने स्वामी के लिए बेगार भी करते थे, जिसे कोरबी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोरबी, जिसे कोरबी कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना, कोरबी कहा जाता था। इसके अलावा रोड के लिए जो बेगार नहीं देते थे उसे क्वाइट मनी भी कहा जाता था। अगर आप बेगार से बचना चाहते हो तो आप टैक्स, पैसों के रूप में टैक्स जमा करवा सकते थे। ऐसे और भी बहुत सारे करते, जैसे गेबेल नमक कर भी इस टाइम पे था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट धार्मिक कर लेता था, और ये केवल कौन देता था? तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो सरकार को कर देते थे। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अन्य अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था। नमक पर जो कर लगाया जाता था उसे गेबेल कर के नाम से जाना जाता था। गेबेल कर किस नाम से जाना जाता था? गेबेल कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो शराब और जो बुच्चर खाने पे भी एक कर लगाया जाता था जिसे बेनेलाइट कहा जाता था। ठीक है, ये कर इस टाइप से लगा रखे थे वहाँ के जो राजा थे उसने यहाँ पर लगा रखे थे। इस प्रकार राज्य के कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है, अब देखिए ये कुछ शब्द आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरे, फ्रांस की जो करेंसी थी वो लिवरे थी, और जिसे 1794 में क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। एस्टेट आपको पता ही, क्रांतिपूर्व समाज जो किस प्रकार से समाज बटा हुआ था, फ्रांस का समाज बटा हुआ था। पादरी वर्ग जानती हो, चर्च के विशेष कार्य को करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह होता था उसे पादरी कहा जाता था। टाइथ भी कहा जाता है इसे कभी कभी, टाइथ या टाइथ। ठीक है, ये कर कृषि उपज का 10वें हिस्से 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है, टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला भाग था, ये राज्य को दिया जाता था और ये चर्च को दिया जाता था। याद रखना, टाइथ और टाइल। टाइथ तो कौन सा था? टाइथ या टाइथ ये चर्च के द्वारा लिया जाता था, और टाइल सीधे राज्य के द्वारा लिया जाने वाला कर था। ठीक है, आगे देखते हैं अब। ठीक है, आगे देखिए तो जो वर्साइल का जो महल था, जो ये पेरिस है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी। ठीक है, और ये वर्साइल के जो महल है इसके कुछ दूरी पे, फ्रांस में ना होके कुछ दूरी पर थे। ठीक है, ये याद रखना, फ्रांस कैपिटल के पास ही थे ये। आगे देखते हैं आप। तो इस प्रकार से देखो, अब अपन देखते हैं कि फ्रांस में जो व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक चित्र दे रखा है, एक इधर ये सामंत या राजा का व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, और ये एक जो थर्ड एस्टेट का जो व्यक्ति है वो क्या लेके आता है? कर लेके आता है, कुछ लेके आता है। इसमें बेचारा किसान गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को
तैयार बैठा है, पर वो उसको एक नज़र तक नहीं देखता। देखिए इसने बहुत कुछ लाया, ये अनाज लाया और बहुत सारी चीज़ें, ये हाथ में देखिए आप बहुत सारी चीज़ें लाता है, लेकिन फिर भी ये एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखता। और इसको क्या कहा है, इस व्यक्ति को क्या कहा गया है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, ये एक व्यंग्यात्मक चित्र बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन जीने का संघर्ष। अब देखेंगे किस किस प्रकार से लोग रोटी के लिए तरस जाते हैं और जीने के लिए भी ये लोग संघर्ष करने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 1715 से अब देखिए आगे जीने के लिए संघर्ष। देखो यह फ्रांस की जो 1715 में 2.3 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, ये 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है। ये आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन उस समय ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब क्या होगा कि इस प्रकार से तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ी ना, उसको खिलाने के लिए आप लोगों के लिए अनाज भी होना चाहिए, उत्पादन भी होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए। तो अब जीने के लिए किस प्रकार से संघर्ष होगा ये देखिए आप। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो ये भी एक कारण था कि जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि होना। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब देखो अनाज का उत्पादन कम हुआ, मतलब उत्पादन तो हुआ, लेकिन जिस प्रकार से उसकी मांग बढ़ती जा रही थी ना, उस तरीके से उत्पादन नहीं हुआ। अधिकांश जो लोग थे वो उनका जो मुख्य भोजन था वो पाव रोटी थी या ब्रेड था। ठीक है, पाव रोटी थी। इनकी कीमतों में क्या हो गया, वृद्धि होगी। देखो अगर एक अर्थशास्त्र का एक नियम कहता है कि अगर बाजार में मांग बढ़ती है तो उसकी कीमतें भी क्या होगी, कीमतें भी बढ़ेगी। मांग कैसे बढ़ी, वो अपन ने देखा कि एक तो जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इस कारण मांग बढ़ी, और जैसे ही मांग बढ़ी अब कीमतें में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी। अब जो साधारण जो लोग थे वो जो खेती मजदूरी करने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि एक टाइम का ब्रेड भी वो खरीद पाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ज़्यादातर जो लोग थे उनकी जो मजदूरी थी वो मालिक तय करते थे, और अधिकांश जो लोग थे वो कहाँ काम करते थे, कारखानों में काम करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब का जो फासला था वो बढ़ता गया। स्थितियाँ तब और ज़्यादा बदतर हो गई जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है और रोजी रोटी का संकट पैदा होता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। देखो अब क्या होता है कि एक तो इस प्रकार से बहुत, वैसे ही कीमतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अचानक क्या होता है, सूखा पड़ जाता है और ओले आने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, अब इससे क्या हुआ कि जो फसल थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, और फसल ख़राब होने पर पहले ही प्राइस बहुत ज़्यादा थी और अब और ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाती है, प्राइस बढ़ने लग जाती है। देखिए जीविका संकट क्या होता है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, जैसे अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो, एक अनाम। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला, जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। एक ये दे रखा है अपने को, इसको बढ़ना है अपने को। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, आया ना इससे पहले कि जीविका संकट। देखो फसल खराब, ये एक डिब्बा दे रखा है अपने को, कुछ इसमें कुछ चीज़ें दे भी रखी हैं और कुछ अपने को इसमें भरनी है, और जो यहाँ से उठाने हैं ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पर रिप्लेस करना, यहाँ पर रखना है इनको अपने। फसल खराब होगी तो क्या होगा, फसल खराब होने पर क्या होगा,
जब फसल खराब हो जाएगी तो यहाँ आएगा अन्न का अभाव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अन्न का अभाव, अन्न का अभाव हो जाएगा। ठीक है, अब अन्न का अभाव हो जाएगा, अन्न का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, अन्न का अभाव हो जाएगा। ठीक है, अन्न का अभाव हो गया। अब अन्न का अभाव होने पर क्या होगा? अन्न कम हो जाएगा। अब देखिए, प्रोडक्शन कम हो जाएगा या अन्न का कमी हो जाएगी और मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? खाद्य पदार्थों की मांग, जो कीमतें हैं, कीमतों में वृद्धि। जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं उनकी में वृद्धि हो जाएगी। अभी क्या होगा? गरीब जो गरबा जो लोग हैं वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अब जब कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो जो गरीब लोग हैं वो क्या नहीं खरीद पाएंगे? आपके पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अब देखो, इससे दो आपके जो कारण सामने आएंगे, वो कौन कौन से होंगे? जब गरीब गरबा खरीद नहीं पाएगा तो क्या होगा? देखिए आगे, जब गरीब गरबा नहीं खरीद पाएगा तो क्या होगा? देखिए, अब एक तो आप यहाँ पर जो होगा वो होगा, यहाँ पर होगा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जब लोग रोटी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो उनका शरीर कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। शरीर कमज़ोर। और दूसरा, शरीर कमज़ोर होने के साथ साथ ही और क्या होगा? एक होगा आपके या तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, और या दूसरे वो खाना लेने के लिए दंगे करेंगे। तो दूसरा इस वाले में क्या आएगा? खाद्य दंगे, खाने के लिए दंगे करने लग जाएंगे लोग, जो आगे हुआ भी सही अपन देखेंगे। अब दंगे होने के बाद शरीर कमज़ोर होगा तो कमज़ोर शरीर से क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां आपके पनपेगी और महामारी एक तरीके से महामारी आ जाएगी। और महामारी से क्या होगा? हाँ, मृतक होते हैं उनकी मृतकों की संख्या में वृद्धि, क्या होगी? वृद्धि होगी, मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। और यहाँ पर जो खाद्य दंगे होंगे उनसे भी क्या होगी? मृतकों की संख्या में वृद्धि। दंगे होंगे तो लोग मरेंगे। इस प्रकार से जीविका संकट क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। याद रखना है आपको, ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको करना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन। अब देखते हैं, उभरते हुए मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ठीक है, देखिए, ज़्यादातर जो क्रांतियाँ जो सफल हुई हैं, सफल होने के पीछे जो जिम्मेदार रहे हैं, उनमें मध्यम वर्ग का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भी क्रांति सफल रही है उनमें मध्यम वर्ग का जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। अगर मध्यम वर्ग, जिसे अपन कहते हैं बौद्धिक वर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो बौद्धिक वर्ग है उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं अपन फ्रांस की क्रांति में जो मध्यम वर्ग था। देखो, मध्यम वर्ग का जो उदय है वो कैसे हुआ? मध्यम वर्ग का जो उदय है, हम लोगों ने देखा कि जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति जो हुई उससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, तो मध्यम वर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। तो ठीक है, और जो मध्यम वर्ग और जो बौद्धिक वर्ग की बात करें अपन, तो जो रूस की क्रांति में जो बौद्धिक वर्ग में जो प्रमुख व्यक्ति हुए वो हैं, जैसे रूसो को ले लीजिए, दिद्रो, इसके अलावा मोंटेस्क्यू और जॉन लॉक। ये विद्वान थे, इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने अपनी बुक्स लिखी, बुक में समानता के बारे में लिखा, और लिखा कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन जन्म से क्या है? स्वतंत्र है व्यक्ति। तो देखिए, अब देखते हैं, पहले भी कर बढ़ाने या मकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे।
पहले भी देखो कर से संबंधित जो चीज़ें हुई उनको लेकर जो किसान वर्ग था वो किसान वर्ग ने विद्रोह किया। हालांकि ये जो विद्रोह है ये सफल नहीं हुआ, परंतु उनके पास सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। देखो उनके पास एक तो भरपूर मात्रा में साधनों का नहीं होना, और उनके पास कार्यक्रम भी नहीं थे कि किस प्रकार से अपने को कहाँ पे क्रांति करनी है, किस प्रकार से क्या करना है, ये सब उनके पास व्यवस्था नहीं थी। अब जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे, जिसे अपन मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक है, 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा मध्यम वर्ग फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे और औद्योगिक क्रांति इस टाइम पे हो चुकी थी। तो जिसने फैलते समुद्री व्यापार एवं और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उन्हें खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशावर लोग भी थे। ठीक है, ये सभी पढ़े लिखे लोग, और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म जात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये क्या सोचते थे कि कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, उसके पास जन्मजात अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी समान रूप से एक है, जन्म के साथ सभी समान रूप से एक है, और किसी भी जैसे किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है उसका वो जन्म से ना होकर किससे होना चाहिए, उसकी बुद्धि से। ठीक है, उसकी बुद्धि से होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक तथा जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। जॉन लॉक, ठीक है, रूसो का एक बुक, इनकी जो बुक थी वो थी सामाजिक समझौता। इनकी बुक का नाम याद रखना, आ जाता है कभी कभी, सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अपने 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। पहले ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जो राजा है उसकी जो बात है, राजा को किसका प्रतिनिधि माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और राजा की जो बात है वो अटल है, वही फाइनल है, सब कुछ है, और राजा की जो बात है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता था। ऐसे देवी सिद्धांत जो राजा वगैरह होते थे वो इनका प्रचलन था। लेकिन जो जॉन लोग थे उन्होंने राजा की जो देवी सिद्धांत है उनका खंडन किया, और रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंध में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध में रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया और जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। देखो मॉन्टेस्क्यू याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होने चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, व्यवस्थापिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम क्या होता है, ये अपन पॉलिटिकल में समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। कार्यपालिका का जो मुख्य काम होता है वो जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए उनको लागू करना होता है। ठीक है, और अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है इन दोनों के बीच में या किसी और के बीच में, तो जो न्यायपालिका है वो न्याय करने का या इनको जो व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। तो जो याद रखना कि जो सर्वप्रथम जो सरकार के 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
के बीच सत्ता का विभाजन की बात किसने की थी? मोंटेस्क्यू के द्वारा की गई थी, और इनकी जो बुक थी वो थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वो इसी मॉडल की सरकार बनी थी। और आपने देखा होगा कि जो अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ उसमें भी इसी प्रकार से जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अपनाया गया था। ठीक है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। और जो अपन ने देखा कि अमेरिका सर्वप्रथम जो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार वगैरह दिए गए थे, तो जो यहाँ फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे उनके लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे थे ये। ठीक है। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सेलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रसार हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सके। देखो, इन चीज़ों को लेकर विचारों को लेकर जो कॉफ़ी हाउस और जो सेलोन वगैरह होते थे वहाँ पर लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में बहस वगैरह करते थे। इवन जो लोग बिना पढ़े लिखे लोग थे वो भी आसानी से समझ सके, इसलिए उन अखबारों को ज़ोर ज़ोर से वो पढ़ा करते थे। ठीक है। और इस समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठता है। इतने कर लगाने के बाद भी वहाँ के जो विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, उनको वो चला नहीं पा रहा था। और फिर से नए कानूनों की बात आने के बाद लोगों में इस विशेषाधिकार वाली जो व्यवस्था थी इसके ऊपर लोगों को बहुत बुरा गुस्सा आया। और आगे क्या होता है अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक बार ये पढ़ लेते हैं, अपन इसको देख लेते हैं। प्राचीन राजतंत्र में क्या होता है। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा था। देखो, एक व्यक्ति है जॉर्ज दांतन जो क्या करता है कि ये पढ़ाई पूरी होने के बाद काम वाम की तलाश में लगता है। और ये प्लेसेस के अवश्य कॉलेज में पढ़ा था। ठीक है। वहाँ पर कई महत्वपूर्ण लोगों का इसको सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद ये बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुड़ जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये नौकरी की तलाश में जाता था। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलना असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं तो जन्मजात कुलीन नहीं था और नहीं मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में 100 फ्रांसीसी जो पैसा होता था उसको खा जाता था तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए। देखो, ये जो व्यवस्था थी इसने हमारे को पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन जो ये व्यवस्था थी इसने क्या नहीं करवा पाया, हमारे लिए रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध नहीं करवा पाए। और एक अंग्रेज जो था, आर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज था, वो 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा करता है। और अपनी यात्रा वृत्तांत में देखो वो क्या लिखता है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटी का गला रेत जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। इस प्रकार से आर्थर यंग ने एक गुलामों के प्रति जो जिस प्रकार से व्यवहार होता था, जो गुलामों के प्रति जो मालिक व्यवहार करते थे कि बोझों में उनका मजाक वगैरह उड़ाया करते थे। तो बाद में जब क्रांति हुई तो जो मालिक वगैरह थे उनके बेटियों के जो गले काटे जा रहे थे, उनका अपहरण किया जा रहा था, उनका टुकड़ा उनको नहीं रोना चाहिए। इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। बाकी का अपन देखेंगे अगले वीडियो में। जहाँ तक के लिए ठीक है, बाद में अच्छे रहिए, मस्त रहिए।